रिकॉर्डिंग स्टार्टेड। स्क्रीन शेयरिंग। हिस्ट्री में सिर्फ कहानी ध्यान से सुनते रहना। मुझे बताओ, एडवेंट ऑफ यूरोपियंस के सवाल किसी ने प्रैक्टिस किए? एडवेंट ऑफ यूरोपियंस के सवाल किसी ने प्रैक्टिस किए? मैंने कल पूरी क्लास लेकर उसको रिवाइज भी करवा दिया था। ट्रीटी ऑफ टोर्डेसिलास से स्टार्ट किया था, ट्रीटी ऑफ बासेन पे खत्म किया था। क्यों भाई, किसी ने किया है कुछ? करो ऐसे लापरवाही। बढ़िया है। तो सर, मॉडर्न हिस्ट्री हमने स्टार्ट किया था, जिसमें हमने सबसे पहला टॉपिक देखा था एडवेंट ऑफ यूरोपियंस। ठीक है। इंडिया, मैंने आपको बताया था कि इंडिया शुरू से ही वेस्टर्न कंट्रीज से ट्रेड करता हुआ आ रहा था। आपकी जो भी यूरोपियन कंट्रीज हैं और इधर ईस्टर्न साइड में चाइना वगैरह से इंडिया बहुत पहले से ट्रेड करता हुआ आ रहा था, जिसकी वजह से ट्रेड करते करते ट्रेड करते 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 बिकेम दी सिंक ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। यानी भारत के पास बहुत ही ज्यादा सोना चांदी आ गया था, बिकॉज जाहिर सी बात है, अगर भारत अपने स्पाइसेस, सिल्क, कॉटन एक्सेट्रा बाहर बेच रहा था तो उसके बदले कुछ ना कुछ पैसा लेता। तो भैया, इंडिया बिकेम दी सिंक ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। अब जहां पर प्रॉस्पेरिटी होगी, रिसोर्सेज होंगे, ट्रेड करने के मौके होंगे, वहां पे आक्रमण होगा। तो आप देखेंगे कि इंडिया हैज अ वेरी लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ इन्वेजन। घुसपैठिए आते रहे, तो यूरोप वालों का आना कोई नई बात नहीं थी। राइट। मैंने आपको सीक्वेंस बताया था कि सबसे पहले अपने पोर्तुगीज आए थे, उसके बाद अंग्रेज आए थे, उसके बाद डच वाले आए थे, उसके बाद फ्रेंच वाले आए थे। पोर्तुगीज और अंग्रेजों के बीच में हो गया था मैट्रिमोनियल अलायंस। कैथरीन और चार्ल्स टू के बीच में हो गई शादी वादी, तो पोर्तुगीज वाले वैसे ही चले गए। हालांकि पुर्तगाल का कब्जा भारत पर सबसे अधिक समय तक रहा, क्योंकि पुर्तगाल वाले फाइनली 1961 में गोवा को आजाद करके जाते हैं। 1510 में गोवा वॉज कैप्चर्ड बाय अल्बुकर्क फ्रॉम द किंग ऑफ बीजापुर इन 1510। उसके बाद से गोवा पुर्तगाल वालों के ही कब्जे में था 1961 तक। फिर इंग्लिश एंड डच में हमने देखा था कि डच का जो मेन फोकस है वो शुरू से ही मलाया आर्चिपेलागो वाले इलाके पे था। राइट। अंग्रेजों का शुरू से ही जो फोकस था वो मलाया आर्चिपेलागो वाले इलाके में था। ठीक है। राइट। बिल्कुल सही। मलाया आर्चिपेलागो वाला इलाका, इससे मेरा क्या मतलब है? इससे मेरा मतलब है कि जो तुम्हारा इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा वाले आइलैंड से, क्योंकि वहां पर दे आर वेरी मच रिच इन स्पाइसेस, इसकी वजह से डच का फोकस शुरू से वहीं पर। हालांकि फिर कुछ कुछ होता है और वो लोग वापस से भारत की तरफ मुड़ते हैं, लेकिन अंग्रेजों ने लास्ट में डच को समझाया कि ऐसा है डच भाई, तुम रहो वहां मलाया आर्चिपेलागो पे, हमें रहने दो भारत में। ठीक है। तो वहां पर भी समझौता हो जाती है, जो कि मैंने आपको बताया था। आफ्टर दैट मैंने आपको गिनाया था कि मेन जो राइवलरी बची थी वो इंग्लिश वर्सेस फ्रेंच में बची। सो तीन एंग्लो कार्नेटिक वॉर्स को हमने स्टडी किया। बैटल ऑफ सेंट थॉमस, बैटल ऑफ आम्बुर्ग एंड बैटल ऑफ वांडी वॉश। वांडी वॉश के बाद से ही फ्रेंच का जो पॉलिटिकल डोमिनेशन करने का सपना था भारत के ऊपर, वो पूरे तरीके से खत्म हो चुका। ठीक है। अब हम आ गए लगभग फर्स्ट हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी में। मैं बात कर रहा हूं 1700 से लेकर 1750 तक के दशक की, फ्रॉम ईयर 1700 टू 1750। ये वो टाइम पीरियड था जब डेक्लाइन ऑफ मुगल्स आपका स्टार्ट हो गया। ठीक है। डेक्लाइन ऑफ मुगल्स आपका स्टार्ट हो गया था। और अगर आप देखेंगे तो मुगल्स का डेक्लाइन, उसकी जो नींव रखी गई थी वो औरंगजेब जैसे ही रूल में आया था वैसे ही वो नींव रखी गई थी, बिकॉज औरंगजेब इज हैविंग रेडिकुलस पॉलिसीज, जिसकी वजह से भारत के अधिकतम क्षेत्र उससे नाखुश रहते थे। लेकिन औरंगजेब ने 1658 से लेकर 1707 तक 1707 तक अपना वर्चस्व बना के रखा। और 1707 में इसकी डेथ के बाद एक वॉर ऑफ सक्सेशन स्टार्ट होता है कि राजा कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा। और 2 साल के बाद, यानी 1709 में फिर आपको बहादुर शाह वन देखने को मिलेंगे। उसके बाद ऐसे ऐसे चलता जाता है। ठीक है। अभी हम नीचे पढ़ेंगे कौन किसके बाद आया।
पॉइंट टू बी नोटेड कि औरंगजेब ने अपने समय पर इतनी रेडिकुलस पॉलिसीज, चाहे वो मनसबदारी सिस्टम हो, चाहे तुम्हारा हिंदुओं के प्रति कट्टरपंथी हो, मराठाओं के प्रति कट्टरपंथी हो, इन सभी पॉलिसीज ने मुगल्स के डिक्लाइन की नींव रखी। उसके बावजूद मोहम्मद शाह नाम के एक रूलर ने, जिसने 1719 से लेकर 1748 तक रूल किया, उसने बहुत कोशिश करी मुगल्स के वर्चस्व को बचाने की। लेकिन आप देखेंगे कि इसके समय ही इंडिपेंडेंट स्टेट्स की स्टैब्लिशमेंट स्टार्ट हो गई थी। हैदराबाद, बंगाल, पंजाब, लोकल चीफ्स, मराठास, सबने अपने आप को इंडिपेंडेंट स्टेट डिक्लेयर कर दिया। सबने अपने आप को इंडिपेंडेंट स्टेट डिक्लेयर कर दिया। ठीक है। चैलेंजेस क्या थे भाई मुगल्स के सामने? भैया दो प्रकार के चैलेंजेस थे। एक था तुम्हारा एक्सटर्नल, एक था तुम्हारा इंटरनल। एक्सटर्नल में दो लोगों का नाम आएगा, एक है तुम्हारा नादिर शाह, दूसरा है तुम्हारा अहमद शाह अब्दाली। इंटरनल अभी हम देखते हैं। सबसे पहले हम थोड़ा सा देखते हैं सर नादिर शाह को और अहमद शाह अब्दाली। तो भैया 1738 से 1739 के बीच में नादिर शाह, जो कि एक ईरानियन था, ही अटैक्ड इंडिया और उसने बैटल ऑफ कारनाल लड़ी 1739 में अगेंस्ट मोहम्मद शाह। शाह कौन है? बढ़ाया इनके बारे में कि इन्होंने पूरी कोशिश करी मुगलों के वर्चस्व को बचाकर रखने की, लेकिन इनके समय ही इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स चालू होते हैं और बड़े बड़े राज्य, बड़े बड़े प्रांत जैसे हैदराबाद, बंगाल, पंजाब, लोकल चीज, मराठास, इन सब लोगों ने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया। सो 1738 और 39 में इसी चीज को देखते हुए नादिर शाह अटैक्ड इंडिया और ये बैटल ऑफ करनाल लड़ता है 1739 में मोहम्मद शाह के साथ। मोहम्मद शाह की जो लाइफ थी वो बहुत ही ज्यादा लग्जरियस थी, इसी वजह से उनको टाइटल मिला हुआ था रंगीला का। विच टाइटल ऑफ रंगीला? मोहम्मद शाह वॉज नोन बाय द नेम ऑफ टाइटल ऑफ रंगीला। ठीक है। सो बैटल ऑफ करनाल लड़ता है 1739 में और नादिर शाह मोहम्मद शाह को हरा देता है। और हराने के बाद तीन चीजें होती हैं। पीकॉक थ्रोन, शाहजहां के टाइम का जो फेमस तुम्हारा पीकॉक थ्रोन था, उसको लेकर जाता है भाई अपना ये नादिर शाह। कोहिनूर डायमंड लेकर जाता है और इंडस रिवर के वेस्टर्न साइड पर बहुत सारी टेरिटरीज को ऑक्युपाई कर लेता है। कौन? नादिर शाह। किससे ऑक्युपाई किया? मोहम्मद शाह से। रंगीला का किसको दिया गया है? मोहम्मद शाह। किस बैटल में ये सब हुआ? पीकॉक थ्रोन, कोहिनूर डायमंड, टेरिटरीज ओवर वेस्टर्न साइड ऑफ इंडस। बैटल ऑफ कार्नाल इन 1739 fought between Iranian Nadir Shah and मोहम्मद शाह। इसके बाद नादिर शाह के बाद तुमको देखने को मिलेगा अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली का असली नाम था अहमद शाह दुर्रानी। अहमद शाह दुर्रानी इसका असली नाम था, लेकिन फिर इसने अपने नाम को फैलाया अहमद शाह अब्दाली करके। अहमद शाह अब्दाली के टाइम पे तुमको 3 इयर्स बेसिकली याद रखने हैं कि 1748 से लेकर 1767 में ही इन्वेडेड इंडिया सेवरल टाइम्स और मुगलों को दबा के इसने परेशान किया। अहमद शाह अब्दाली वाज आल्सो एन ईरानियन एंड अहमद शाह अब्दाली वाज द ओनली इलेक्टेड सक्सेसर आफ्टर नादिर शाह। अहमद शाह अब्दाली वाज द ओनली इलेक्टेड सक्सेसर आफ्टर नादिर शाह। 1748 से 1767 के बीच में इसने भारत में कई बार घुसपैठ करने की कोशिश की। He invaded India several times। और इसके बाद मुगलों ने इससे कहा कि भैया ऐसा है, तुम प्लीज यार ये इन्वेजन बंद करो, ये इन्वेजन प्लीज बंद करो, हम इतना नहीं सह पाएंगे। एंड when मुगल्स were begging peace या begging for peace from अहमद शाह अब्दाली, मेरे शब्दों को ध्यान से पढ़ना, when मुगल्स were begging for peace with अहमद शाह अब्दाली या इन फ्रंट ऑफ अहमद शाह अब्दाली, उसने डील कर ली कि ठीक है यार, मैं अहमद शाह अब्दाली, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम समझता हूं, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, पीटूंगा, नहीं इन्वेड करूंगा, बदले में तुम हमें पंजाब दे दो। और आप देखेंगे कि 1751-52 में इन रिटर्न ऑफ पीस अहमद शाह अब्दाली पंजाब ले लेता है। ही गॉट पंजाब। 1757 में दिल्ली वॉज कैप्चर्ड बाय अहमद शाह अब्दाली। दिल्ली वॉज कैप्चर्ड बाय अहमद शाह अब्दाली और दिल्ली की देखरेख करने के लिए उसने एक अफगान केयर टेकर को छोड़ा।
कि भैया तुम अब दिल्ली उल्ली संभालो, हम चल रहे हैं वापस ईरान। अब्दाली भैया बिफोर हिज रिटर्न ही रिकॉग्नाइज्ड आलमगीर टू एज अ मुगल एम्परर। देखो मुगलों का डिक्लाइन तो चल रहा था, जो भी राजा महाराजा आ रहे थे, जो भी सुल्तान वगैरह आ रहे थे, 2-3 साल से ज्यादा कोई टिक नहीं रहा था एक्सेप्ट मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह का टेन्योर थोड़ा लंबा था, लेकिन अल्टीमेटली ही वाज आल्सो डिफीटेड बाय नादिर शाह इन द बैटल ऑफ करनाल इन 1739। उसके बाद अहमद शाह अब्दाली पूरा उसने परेशान करके रखा था। सो बिफोर हिज रिटर्न ही रिकॉग्नाइज्ड आलमगीर टू एज अ मुगल एम्परर इन इंडिया। और मीर बख्शी, जो कि एक पोस्ट का नाम है, प्लीज नोट इट डाउन, मीर बख्शी जो कि एक पोस्ट का नाम है, ये अब्दाली ने दिया नजीब उद्दौला को, जो कि तुम्हारे रोहिल्ला के चीफ थे। मीर बख्शी का काम होता है टू एक्ट एज अ पर्सनल सर्वेंट ऑफ अब्दाली, कि भारत में जो भी चल रहा है उसकी खबर तुम अब्दाली के पास पहुंचाते हो, ठीक है। 1758 में आप देखेंगे कि यहां पर मराठास भी धीरे धीरे अपने वर्चस्व को स्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे थे। तो 1758 में रघुनाथ राव, जो कि आपके एक मराठा चीफ थे, उन्होंने 2 खतरनाक काम किया। फर्स्ट ऑफ ऑल ही एक्सपेल्ड नजीब उद्दौला। हु वाज नजीब उद्दौला? चीफ ऑफ रोहिल्ला एज वेल एज मीर बख्शी अपॉइंटेड बाय अहमद शाह अब्दाली। सो रघुनाथ राव expelled Najib Uddola and he captured Punjab। अब भैया अब्दाली को तो आ गया गुस्सा, और 1759 में अब्दाली रिटर्न 1759 में अब्दाली रिटर्न एंड 1761 में ही फॉट द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, जहां पर अब्दाली डिफीटेड मराठास। और आफ्टर द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, मराठास का जो एक वर्चस्व था, एक उनका जो ख्वाब था पूरे भारत पर डोमिनेट करने का, वो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के साथ साथ ही खत्म हो चुका। सो 1761 में अब्दाली डिफीटेड मराठास in the third battle of Panipat, and after the third battle of Panipat, the dream of Marathas to rule India, to dominate over India, was also destroyed। आई समझ क्लियर हुआ? इतना क्लियर हुआ? देखो कहानी चल कैसे रही है, कहानी चल कैसे रही। अब देखो मैं तुमको बताता हूं कि रिवीजन करने का क्या बेनिफिट होता है। इंडिया ट्रेड कर रहा था, जिसकी वजह से इंडिया बिकेम द सिंक ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। जब पैसा है, प्रोस्पेरिटी है, नेचुरल रिसोर्सेस है, तो देयर इज अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ इन्वेजन। 15th सेंचुरी में न्यू कॉम्पिटिटर्स तुम्हारे अराइज हो रहे थे। वाई 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 रीजन बीइंग 1453 में कॉन्स्टेंटिनोपोल वाज कैप्चर्ड बाय टर्की। कॉन्स्टेंटिनोपोल वाज कैप्चर्ड बाय टर्की। न्यू कॉम्पिटिटर्स में कौन कौन था? पोर्तुगीज, अंग्रेज, डच और फ्रेंच, जो मैंने तुमको एडवेंट ऑफ यूरोपियंस में समझा दिया। 1700 से 1750 के बीच में दिस पीरियड वाज नोन फॉर द डिक्लाइन ऑफ मुगल्स। लेकिन डिक्लाइन ऑफ मुगल्स यानी मुगल्स का जो वर्चस्व था वो खत्म धीरे धीरे हो रहा था औरंगजेब के टाइम से, बिकॉज ऑफ हिज पॉलिसीज। अब डर के मारे तो औरंगजेब के सामने सब बोल देंगे कि नहीं नहीं औरंगजेब तुम ही महान हो, लेकिन उसकी जो पॉलिसीज थी, फॉर एग्जाम्पल मनसबदारी सिस्टम है, बहुत सारे ऐसे सिस्टम थे जिसकी वजह से कहीं ना कहीं उसी टाइम लोगों के दिलों में मुगल्स के खिलाफ नफरत उभर रही थी। जब इसकी डेथ होती है तो बीच में वॉर ऑफ सक्सेशन स्टार्ट होता है। हालांकि 1719 से लेकर 1748 तक मोहम्मद शाह गद्दी पर बैठे थे, और मोहम्मद शाह ने पूरी कोशिश करी कि हम मुगलों का वर्चस्व दोबारा से स्टेब्लिश करेंगे, बट इनके समय ही इंडिपेंडेंट स्टेट्स स्टेब्लिश होने लगे, हैदराबाद, बंगाल, पंजाब एक्सेट्रा, ठीक है। चैलेंजेस क्या थे मुगल्स के सामने? 2 टाइप के चैलेंजेस थे, एक था एक्सटर्नल, एक था इंटरनल। एक्सटर्नल चैलेंज 1738-39 में नादिर शाह अटैक्ड इंडियन, ईरानियन नादिर शाह अटैक्ड इंडियन। बैटल ऑफ करनाल ये लड़ता है 1739 में अगेंस्ट मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह को टाइटल मिला था रंगीला का, और बैटल ऑफ करनाल में मोहम्मद शाह को हरा दिया जाता है बाय नादिर शाह, और नादिर शाह पीकॉक थ्रोन लेकर चला जाता है, कोहिनूर डायमंड लेकर चला जाता है, एंड ही कैप्चर्ड सम टेरिटरी वेस्टर्न साइड ऑफ द इंडस। आफ्टर द डेथ ऑफ नादिर शाह, द इलेक्टेड सक्सेसर वाज अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली का असली नाम था अहमद शाह दुर्रानी। तो 1748 से 1767 के बीच में ही इन्वेडेड इंडिया सेवरल टाइम्स। मुगलों ने कहा कि भैया बस करो,
इतना ज्यादा इन्वेजन मत करो। तो अहमद शाह अब्दाली ने कहा कि ठीक है, रिटर्न ऑफ पीस तुम मेरे को पंजाब दे दो। तो 1751-52 में अहमद शाह अब्दाली गॉट पंजाब। 1757 में ही कैप्चर्ड दिल्ली एंड लेफ्ट एन अफगान केयर टेकर, सॉरी नॉट टेयर टेकर, इट्स केयर टेकर। अब्दाली बिफोर हिज रिटर्न ही रिकॉग्नाइज्ड आलमगीर टू एज अ मुगल एम्परर, आलमगीर टू एज अ मुगल एम्परर। और उसने मीर बख्शी, जिसका काम होता था कि यार सारी पर्सनल खबरें अपने मुकद्दम को पहुंचानी है, अपने चीफ को पहुंचानी है, तो मीर बख्शी की पोस्ट अब्दाली साहब ने दी निजामुद्दौला को, जो कि रोहिल्ला के चीफ थे। अब 1758 में जब मराठास ने इतना सब देखा कि बाहर से कोई भी आके कुछ भी कर देगा हमारे भारत देश के ऊपर, तो रघुनाथ राव साहब ने, जो कि एक मराठा चीफ थे, उन्होंने 2 स्टेप्स लिए। ही एक्सपेल्ड द रोहिल्ला चीफ द मीर बख्शी नजीबुद्दौला। अच्छा, मीर बख्शी एक पोस्ट का नाम है, फिर कह रहा हूं। एंड देन ही कैप्चर्ड पंजाब। अब्दाली साहब को आया गुस्सा 1759 में, अब्दाली वापस आते हैं एंड 1761 में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत लड़ते हैं और मराठास को हराते हैं। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के साथ साथ ही मराठास का जो एक ख्वाब था कि हम भारत के ऊपर पूरा पॉलिटिकल डोमिनेशन करेंगे और भारत के ऊपर हमारा वर्चस्व होगा, हम रूल करेंगे, वो ख्वाब पूरे तरीके से समाप्त हो चुका था। वो ख्वाब पूरे तरीके से समाप्त हो चुका था। ठीक है, समझ में आया? और थोड़ा सा मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं कि डिक्लाइन ऑफ मुगल्स कैसे चल रहे। इंटरनल चैलेंजेस में यदि आप देखेंगे तो देयर इज अ वॉर ऑफ सक्सेशन। 10 लोग खड़े कि हम राजा बनेंगे, हम राजा बनेंगे, हमें बैठा दो, हमें बैठा दो। इट्स लाइक दैट। सो आफ्टर 2 years लॉन्ग वॉर ऑफ सक्सेशन, आफ्टर 2 years लॉन्ग वॉर ऑफ सक्सेशन, 63-year-old प्रिंस मुअज्जम, औरंगजेब का सबसे बड़ा लड़का था ये मुअज्जम, ये एम्परर बनता है अपने ही भाइयों मोहम्मद आजम और काम बख्श को मार के। एंड मुअज्जम, प्रिंस मुअज्जम ने खुद को एक टाइटल दिया, उस टाइटल का नाम था बहादुर शाह। उस टाइटल का नाम था बहादुर शाह। तो आप देखेंगे 1709 से लेकर 1712 तक बहादुर शाह वन, बहादुर शाह वन और प्रिंस मुअज्जम सेम ही लोग। ठीक है, बहादुर शाह वन रूल करते हैं और कैफी खान नाम के एक व्यक्ति ने, कैफी खान नाम के एक व्यक्ति ने बहादुर शाह वन को एक टाइटल दिया था शाहे बेखबर, क्योंकि बहादुर शाह वन दैट इज प्रिंस मुअज्जम बहुत ही जल्दी किसी से इंप्रेस हो जा रहे थे। इनका दुश्मन भी आके इनको खीर खिलाता था तो इनको रबड़ी लगती थी, ये खा लेते थे, पी लेते, जिसकी वजह से कैफी खान साहब ने इनको कहा था शाही बेखबर। इसके बाद तुम्हारे बहादुर शाह वन के बाद आते हैं जहांदर शाह, हु एबॉलिश्ड द जजिया टैक्स। जजिया कर लगता था नॉन मुस्लिम्स पे, जो भी हिंदू क्रिश्चियन जो भी लोग हैं उनको एक टैक्स पे करना पड़ता था, जजिया। ठीक है, अगर तुमको टैक्स पे नहीं करना है तो कन्वर्ट हो जाओ मुस्लिम्स में। ठीक है, सो जहांदर शाह 1712 से लेकर 1713 तक रूल करते हैं। फिर तुम्हारा आता है फारूक सियार, जो 1713 से 1719 तक रूल करता है। फारूक सियार के टाइम पे इसने अंग्रेजों को दस्तक सिस्टम, परमिशन टू इशू पासेस, कि अगर तुमको स्पेसिफिक एरिया में ट्रेड करना है तो अंग्रेजों से परमिशन लेना पड़ेगा। फारूक सियार ने दस्तक प्रणाली को इंट्रोड्यूस किया था, दस्तक सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, दस्तक सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था। फारूक सियार के बाद आता है रफी उद दरजत। इसके बारे में एक पॉइंट लिख लेना, रफी उद दरजत ने 3 या 4 महीने ही ये गद्दी पर बैठ पाया, 3 या 4 महीने ये गद्दी पर बैठ पाया। उसके बाद आते हैं रफी उद दौला। आफ्टर दैट मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह ने अपने टाइम पर बहुत कोशिश करी मुगलों के वर्चस्व को बचाने की, लेकिन वो बचा नहीं पाए। अल्टीमेटली ही गॉट डिफीटेड इन 1739 बैटल ऑफ कार्नाल फ्रॉम नादिर शाह। पीकॉक थ्रोन भी गया, कोहिनूर डायमंड भी गया और इंडस के साइड टेरिटरीज पे दे दी, वेस्टर्न साइड पे। तो मोहम्मद शाह 1719 से 1748, देन अहमद शाह 1748 से 1754, देन आलमगीर टू 1754 से 1758, देन शाहजहां टू 1758 से 59, शाह आलम टू 1759 से 1806, अकबर टू 1806 से 1837 एंड एट लास्ट बहादुर शाह टू 1837 से 1857। 1857 में होता है फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जिसमें बहादुर शाह ने जम के पार्टिसिपेशन की। एट लास्ट अंग्रेजों ने इनको एलिमिनेट कर दिया और मुगलों का वर्चस्व पूरे तरीके से खत्म हो गया। अंग्रेज आए थे 1600 में, 1602, 1605 या 1616 में। ठीक है, लेकिन उन्होंने कितना लंबा वेट किया पूरे तरीके से भारत पर अपना कंट्रोल बनाने के लिए।
देख रहे हो तुम, वो कुछ नहीं कर रहे थे, उनको अच्छे से पता था कि सारा डिक्लाइन चल रहा है। बिकॉज खुद देखो, खुद आप देखो, बहादुर शाह शाही बेखबर है भाई साहब, बहादुर शाह वन साहब शाही बेखबर है, इनको तो कुछ भी करा दो, कोई भी दुश्मन जा रहा है थोड़ी तारीफ कर रहा है, खुश हो जा रहे हैं। 3 साल रहे भाई साहब अपने गद्दी पे। जानदर शाह, इसने एक ही काम अच्छा किया, एबॉलिश जजिया, 1 साल रहते हैं गद्दी पे। फारूक सियार 4 साल 6 साल। रफीउद्दर्जा 4 महीने, रफीउद्दौला मुश्किल से 1 8 साल। मोहम्मद शाह 1719 से लेकर 1748। अहमद शाह 1748 से 54। आलमगीर 254 से 58। शाहजहां 258 से 59। शाह आलम टू, याद रखेंगे शाह आलम टू, ये नाम मैं आपको पढ़ाऊंगा जब मैं आपको सिखाऊंगा ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के टाइम पर मैं आपको पढ़ाऊंगा शाह आलम टू के बारे में। इसी के टाइम हुआ था बैटल ऑफ बक्सर 1764 में, 1764 में, सब आगे देखेंगे। अकबर टू 1806 से 1837। बहादुर शाह टू 1837 से 1857। अहमद शाह, पता है अहमद शाह के बारे में अगर मैं तुमको एक चीज बताऊं, ही इज वेरी मच इनकॉम्पिटेंट। इसने रूल करने को दे दिया उधम भाई को कि उधम भाई आप सब कुछ चलाओ, मैं पीछे से बैठ बैठ के देखूंगा, ठीक है। और उधम भाई को टाइटल दिया गया किवाली आलम का। ये उससे भी ज्यादा बेवकूफ टाइप की, क्वीन मदर जिसको कह सकते हो तुम, ये उससे भी ज्यादा बेवकूफ टाइप की थी उधम भाई। और इनको टाइटल दिया गया था किवाली आलम का। किसका टाइटल दिया गया था? किवाली आलम का। तुम एक चीज ये देखो कि एक्सटर्नल जो चैलेंजेस चल रहे हैं सो चल ही रहे हैं। अब्दाली बेचारा किसी ना किसी तरीके से मारपीट में घुसी रहा है। इंटरनल चैलेंजेस में भी जो आपके बादशाह आ रहे हैं, इसमें सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद शाह को यदि मैं हटा दूं तो कोई भी बहुत ज्यादा कॉम्पिटेंट नहीं था। शाह आलम को आप देखोगे बक्सर में पूरा हार वार गया था। बहादुर शाह टू लास्ट में वो घुसे वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में, वहां पर हार गए। अकबर टू भी कोई बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं डाल पाए। शाहजहां टू भी 1 साल के लिए तो रूल ही किया इन्होंने। तो आप एक चीज देख रहे हो कि कितना फ्रीक्वेंटली रूलर्स चेंज हो रहे हैं, यानी पूरे रूलिंग सिस्टम में कहीं पर भी स्टेबिलिटी नहीं, कहीं पर भी स्टेबिलिटी नहीं। और यही पूरा का पूरा रीजन बनता गया डिक्लाइन ऑफ मुगल्स का, पूरा का पूरा आपका रीजन बनता गया डिक्लाइन ऑफ मुगल्स का। और धीरे धीरे आप देखेंगे कि मुगल्स का इसी प्रकार से एक्सटर्नल इंटरनल चैलेंजेस फेस करते करते मामला हो गया समाप्त। ये हो गए डिक्लाइन। अब पता ये सारी चीजें, ये सारी चीजें मेडाइवल हिस्ट्री का पार्ट है। लेकिन अगर मुझे तुम्हें मॉडर्न हिस्ट्री अच्छे से कनेक्ट करानी है तो मुझे तुम्हें ये सारे नाम, ये सारी चीजें पहले ही बतानी पड़ रही। नहीं तो मैं डायरेक्टली स्टार्ट करूंगा कि आई स्टार्ट फ्रॉम फारूक शियार, तुम्हें समझ में नहीं आएगा यार फारूक शियार कौन है, कहां से आ गया। अब नाउ एटलीस्ट यू नो कि हाँ, इंटरनल चैलेंजेस में हमने एक नाम पढ़ा था, फारूक शियार, जिसने दस्तक सिस्टम करके कुछ तो एंड किया था, ठीक है। कंटेंट था ये लगभग 1 घंटे का, आपने इसको कंप्लीट कर लिया 20-22 मिनट। कितने में? 20-22 मिनट खत्म। मुझे पता तुम्हें अभी ये सारे नाम याद करने हैं, इसीलिए मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूँ। 1.5 घंटे में आपने 3 घंटे का कंटेंट कवर किया, ट्रस्ट में। 1.5 घंटे में आपने 3 घंटे का कंटेंट कवर किया। 40-45 मिनट ज्योग्राफी, लगभग 30 मिनट हिस्ट्री। कुछ समझ में आया? कुछ पल्ले पड़ रहा है? इसीलिए कहते हैं कि स्पेक्ट्रम कठिन है। इतनी मोटी है मॉडर्न हिस्ट्री की किताब स्पेक्ट्रम, ठीक है। इसीलिए कठिन है क्योंकि उसमें तुम्हें पूरी कहानी की कनेक्टिविटी चाहिए। अब एडवेंट ऑफ यूरोपियंस के बाद से पूरी कहानी चल रही, दोनों को जब कनेक्ट करोगे और थोड़ा सा सोचना शुरू करोगे, तुम्हारा खुद ब खुद दिमाग खुलेगा हिस्ट्री। नहीं तो चल रहा है रट्टा मारो पेपर क्लियर करो, यही सिस्टम चलता आ रहा है। यूट्यूब पर तो यही सिस्टम चलता आ रहा है, मैक्सिमम बैचेस में भी यही सिस्टम चलता है, ठीक है। क्योंकि कहानी कनेक्ट करने के लिए तुम्हें सोचना पड़ेगा, सोचने के लिए समय देना पड़ेगा, और आप लोग के पास तो समय है नहीं, है ना।
क्योंकि यदि आप अपना समय पढ़ाई में लगाएंगे तो देश की रक्षा कौन करेगा? ठीक है। खैर, मैं एक चीज तुमको बता देता हूँ कि जितनी भी हिस्ट्री तुम्हारे पेपर में आएगी इसी कंटेंट में से आएगी। बाकी तुम खुद ब खुद समझदार हो, ठीक है ना। और जिसको ये लग रहा है मैंने बीच में कुछ छोड़ा, मैंने कुछ छोड़ा नहीं है। हर एक चीज का अपना समय है, जहां आएगा वहां कनेक्ट करा दो, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे इन हिस्ट्री। कुछ पूछना चाहते हैं आप लोग तो पूछ सकते हैं। डाउट तो होंगे नहीं, मुझे पता है, क्यों डाउट उनके होते हैं जो पढ़ रहे होते हैं। आप लोग नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि ना ही मेरे पास ब्लैंक पेपर मेथड आता है, ना ही क्लास में कोई खास दिलचस्पी है। पेपर में कितना टाइम बचा है? 89 डेज। क्लास में 4 बच्चे, क्लास में 4 बच्चे, है ना। तो देख लो। शुक्र मनाओ मेरे पास हजारों का बैच नहीं है, नहीं तो मुझे शायद नाम भी ना पता होते कि बासवराज, अंकुल, रुस्तम, प्रीति करके कोई क्लास में आते हैं कि नहीं आते हैं। एटलीस्ट मुझे नाम तो पता है कौन पढ़ रहा है कौन नहीं पढ़ रहा है, ठीक है। देख लो, बाकी आप लोग खुद समझदार हो। 10-15 दिन यही लापरवाही और कर लो, एक अटेम्प्ट और जाएगा। और इसके बाद 50 एजुकेटर्स पढ़े हैं जो तुम्हें भ्रमित कर लेंगे। मैं इसके बाद वैसे भी नहीं पढ़ा रहा, ये मेरा लास्ट बैच है, मैंने पहले ही बताया था। तो उसके बाद बहुत सारे एजुकेटर्स होंगे जो आपको ऐसे खींचेंगे, हमारे पास पेपर निकलवाएंगे। 4 क्लास में हिस्ट्री खत्म, 5 में ज्योग्राफी, 4 में पॉलिटी, 5 में इकोनॉमिक्स, 20-22 लेक्चर में खत्म, पूरा जीएस ही खत्म। जीएस में आ रहे हैं कितने सवाल? 120। पता चल रहा है 20 लेक्चर तुम पढ़ के गए, पूरा कॉन्फिडेंस में आ रहा है, जीएस में कुछ है नहीं। 120 लेक्चर, 120 क्वेश्चन में से तुम्हें सवाल आ रहे हैं 10, 110 आ गए आउट ऑफ सिलेबस। एक चीज तो मैं तुमको लिख कर दे रहा हूं कि मैं जितना लिख के ले आ रहा हूं सवाल उसी में से आएगा, ठीक है। अगर एब्सॉर्व कर पाओ, एडिशनली अगर तुमको ऊपर के सवाल भी सही करने हैं तो किताब मैंने आपके पास भेजी है, वो किताब भी घोल के पी जाओगे तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। वो किताब भी यदि आप घोल के पी जाएंगे तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। उफ, अब मेरी वापस एक मीटिंग है, फिर एक मीटिंग, फिर ये कंटेंट बनाना है कल की क्लास का, और फिर एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना है। ये करते करते बच जाएंगे रात के 3, फिर सुबह 8 बजे वापस उठना। नो डाउट्स। कोई बात नहीं, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।